तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इस कॉमिक सीरीज का फाइनल पार्ट भी है। हमने इससे पहले इसके एक पार्ट को अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, जिसके बाद आप इसके पार्ट 2 को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपको इस कॉमिक की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए, यहाँ तक कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप वो भी हमसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए ला पाते हैं। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा मार्वल और डीसी के सेलेस्टियल गॉड्स के बीच एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद जब उस लड़ाई में कोई भी नहीं हारता तब वो दोनों गॉड्स एक दूसरे के यूनिवर्सेस को आपस में लड़वाने का फैसला करते हैं, और उसके लिए वो अपने अपने यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को दूसरे यूनिवर्स में भेजने लगते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स अचानक से अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। और फिर जब उन सबको भी ये पता लगता है कि उन्हें यहाँ पर लड़ने के लिए भेजा गया है, जिस लड़ाई में अगर वो हार गए तो उस वजह से उनका यूनिवर्स खत्म हो सकता है, और फिर इसीलिए ये पूरी बात जानते ही मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने यूनिवर्स को बचाने की सारी कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद इन्हीं सारी लड़ाइयों में थॉर शज़ैम से लड़ता है, एक्वामैन नेमोर से लड़ता है, फ्लैश क्विकसिल्वर से लड़ता है, रॉबिन जुबिली से लड़ता है, ग्रीन लैंटर्न सिल्वर सर्फर से लड़ता है, इलेक्ट्रा कैटवुमन से फाइट करती है, और सुपरमैन रोकने के लिए निकल जाता है हल्क को। लेकिन इन सबसे हटकर मार्वल यूनिवर्स के मैनहट्टन शहर के अंदर अचानक से एक बड़ा सा मिस्टीरियस बॉक्स चमकता है, और इस मिस्टीरियस बॉक्स के पास जैसे ही एक अनजान सा इंसान आता है, तब बॉक्स के कांटेक्ट में आते ही बॉक्स की सारी पावर्स उसे मिल जाती है, और वो कहलाता है एक्सेस। और फिर इन पावर्स के मिलते ही वो ये जान जाता है कि इस पूरी लड़ाई के पीछे किसका हाथ है। अब आगे मिस्टीरियस बॉक्स से पावर्स मिलने के बाद एक्सेस को ये सारी बातें समझ में आ जाती है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है, और फिर इसीलिए अपनी नई पावर्स को लेकर वो निकल जाता है इन सारी गड़बड़ियों को रोकने के लिए। इधर हम वुल्वरीन को देखते हैं, जिसके सामने खड़ा होता है डीसी का लोबो, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपने सामने देखते ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। लोबो वुल्वरीन को पकड़ लेता है और अपने हाथ में रखे एक हथियार को लेकर उसे सीधा वुल्वरीन के सीने के अंदर घुसा देता है, और वो ऐसा सोचता है कि इससे वुल्वरीन मारा जाएगा। लेकिन लोबो के देखते ही देखते वुल्वरीन उस हथियार को अपने अंदर से निकाल लेता है और एक बार फिर से खुद को पहले की तरह हील कर लेता है, और फिर वुल्वरीन अपने क्लॉज को निकालता है और उनसे लोबो के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद वुल्वरीन लोबो को हरा देता है और जीत होती है वुल्वरीन की। इसके बाद हम सभी वंडर वुमन को देखते हैं, और जैसा कि आप सभी ने पार्ट 1 में देखा था कि वंडर वुमन ने थॉर के हैमर के लिए वर्दी होने की वजह से हैमर को अपने हाथों में उठा लिया था, और इसीलिए वंडर वुमन के अंदर थॉर की सारी पावर्स आ गई थी। और यही हम देखते हैं कि वंडर वुमन की लड़ाई स्टॉर्म से चल रही होती है, पर हैमर को अपने हाथ में देखकर वंडर वुमन कहती है कि इस हैमर को उठाने की वजह से मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, और मेरे हाथों में ये हथियार भी है, और इसी वजह से हम दोनों की ये फाइट फेयर नहीं है। मैं सिर्फ वही फाइट लड़ती हूँ जो कि बराबरी की होती है। और फिर ये बोलकर वंडर वुमन थॉर के हैमर को अपने हाथों से गिरा देती है और फाइट स्टार्ट कर देती है स्टॉर्म के साथ। लेकिन जैसे ही वंडर वुमन हैमर को छोड़ती है, वैसे ही स्टॉर्म वंडर वुमन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करती है, जिस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वंडर वुमन नीचे गिर जाती है। और फिर वंडर वुमन दोबारा उठने की कोशिश करती है कि तभी स्टॉर्म वंडर वुमन के ऊपर एक और जोरदार अटैक करती है, जिस वजह से उस लड़ाई के अंदर वंडर वुमन हार जाती है और मार्वल की स्टॉर्म जीत जाती है। इसकी अगली फाइट होती है मार्वल के स्पाइडरमैन और डीसी के सुपरबॉय के बीच। इस लड़ाई के अंदर स्पाइडरमैन अपने वेब्स की मदद से इधर उधर स्विंग करता है और एक एक करके सुपरबॉय के ऊपर अटैक्स करता है, और इसके रिस्पॉन्स में जब सुपरबॉय स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है, तब स्पाइडरमैन अपने रिफ्लेक्सेस और अपने स्पाइडर सेंस की मदद से उन सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। इसके बाद स्पाइडरमैन एक इलेक्ट्रिक मशीन के सामने आ जाता है, और फिर स्पाइडरमैन को अपने सामने देखकर सुपरबॉय बहुत तेजी में स्पाइडरमैन के ऊपर झड़पता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर सही टाइम पर स्पाइडरमैन अपनी जगह से हट जाता है और सुपरबॉय सीधा जाकर टकरा जाता है उस इलेक्ट्रिक मशीन से, जिस वजह से उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगता है, और इसीलिए इस लड़ाई के अंदर सुपरबॉय नॉकआउट हो जाता है और मार्वल का स्पाइडरमैन
सुपरमैन इस लड़ाई को जीत जाता है। अब इसके बाद शुरुआत होती है इस पूरी कॉमिक सीरीज के सबसे आइकॉनिक फाइट की, यानी कि वो फाइट जो होगी मार्वल के हल्क और डीसी के सुपरमैन के बीच। डीसी यूनिवर्स के मेट्रोपोलिस शहर के अंदर हल्क सुपरमैन के विलन मेटालो से लड़ रहा होता है, पर उनकी लड़ाई की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच रही होती है और फिर इसीलिए इस तबाही को शांत करने के लिए वहाँ पर आता है सुपरमैन। सुपरमैन के वहाँ पर आने के बाद सुपरमैन देखता है कि हल्क मेटालो को हरा चुका है और फिर इसीलिए सुपरमैन मेटालो को हराने के लिए हल्क का शुक्रिया अदा करता है और अपनी दुनिया के अंदर उसका स्वागत करता है। लेकिन फिर इसके अगले पल जैसे ही सुपरमैन हल्क के बिल्कुल सामने आकर खड़ा होता है, वैसे ही हल्क और सुपरमैन दोनों ही एक साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं एक रेगिस्तान के अंदर, जहां पर आते ही इन दोनों को ये फील हो जाता है कि अब इन दोनों को भी एक दूसरे से फाइट करना होगा और अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए जीतना भी होगा। हल्क और सुपरमैन की फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले हल्क सुपरमैन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन सुपरमैन को उस पंच से ज्यादा कुछ नहीं होता और वो अपनी हीट विजन हल्क के ऊपर छोड़ता है। लेकिन हल्क के ऊपर भी सुपरमैन के हीट विजन का कोई खास असर नहीं होता और फिर देखते ही देखते हल्क और सुपरमैन की लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है। वो दोनों बिना रुके एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगते हैं। फाइट के दौरान ही सुपरमैन हल्क से कहता है, शायद हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी मुझे अपने यूनिवर्स को बचाना है और इसके लिए मैं अपनी पूरी जान लगाने को तैयार हूँ। और फिर इसके बाद सुपरमैन हल्क के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिस अटैक की वजह से हल्क वहां नीचे गिर जाता है और देखते देखते हल्क इस लड़ाई में नॉकआउट हो जाता है और सुपरमैन इस लड़ाई को जीत जाता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हल्क तो वो कैरेक्टर है जो कि जितना ज्यादा गुस्सा होता है वो उतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है, तो फिर ऐसा कैरेक्टर इस लड़ाई में कैसे हार सकता है? तो इसी का जवाब देते हुए मैं आप सभी को बता दूं कि इस टाइम का जो हल्क है वो पूरी तरह से हल्क नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ब्रूस बैनर के दिमाग का पूरा कंट्रोल है। यानी कि हल्क बनते टाइम और फाइट करते टाइम ब्रूस बैनर अपने होशो हवास में है और इसीलिए ना तो हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और ना ही उसकी पावर्स बढ़ी, जिस वजह से सुपरमैन हल्क को हराने में कामयाब हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हल्क पूरी तरह से हल्क होता तो बेशक से वो सुपरमैन को हरा नहीं पाता, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल जरूर बन जाता कि अपनी लाख कोशिशों के बाद भी सुपरमैन भी उसे नहीं हरा पाता और इन दोनों की लड़ाई इसी तरह से चलती रहती। लेकिन इस लड़ाई की सच्चाई यही है कि इस फाइट के अंदर हल्क हार चुका है और सुपरमैन जीत चुका है। इसके बाद की फाइट होती है मार्वल के कैप्टन अमेरिका और डीसी के बैटमैन के बीच। एक अनजान सी जगह पर बैटमैन और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आते हैं। बैटमैन और कैप्टन अमेरिका दोनों ही अपने अपने यूनिवर्सेस के सुपर हीरो टीम्स के लीडर्स हैं और यहाँ पर ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये दोनों ये भी जानते हैं कि अगर इन दोनों ने यहाँ पर फाइट नहीं की तो उनका यूनिवर्स बच नहीं पाएगा। और फिर इसके बाद ही इन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट होती है। कैप्टन अमेरिका और बैटमैन दोनों ये बात जानते थे कि उन दोनों में से ही कोई भी हार नहीं मानेगा, लेकिन तब भी उन्हें इस लड़ाई को जीतना ही होगा, वो भी किसी भी कीमत पर। फाइट करते हुए कप्तान साहब बैटमैन से कहते हैं, मैंने हमेशा ही अपनी दुनिया को बचाया है और इसीलिए आज भी मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे फिर इसका अंजाम कुछ भी हो। और फिर इसी के रिस्पॉन्स में बैटमैन कैप्टन से कहता है, मैं भी बैटमैन इसीलिए बनाऊं ताकि मैं अपने लोगों की मदद कर सकूं और मासूम लोगों की हिफाजत कर सकूं, और अब तो सवाल मेरी दुनिया पर आ गया है, इसीलिए मैं भी अब पीछे नहीं हट सकता। और फिर इनके बीच की फाइट और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन फिर तभी अचानक से जिस जगह पर ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं वहाँ पर पानी भरने लगता है और देखते ही देखते वो पूरी जगह पानी से भर जाती है। बैटमैन अपने गैजेट्स का यूज करके अपने आप को ऊपर खींच लेता है, लेकिन कैप्टन उस पानी के बहाव में बह जाते हैं और वो नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन ये देखकर बैटमैन नीचे जाता है और कैप्टन को बचाकर अपने साथ ऊपर ले आता है। लेकिन फिर जैसे ही वो दोनों ऊपर आकर पानी से बाहर निकलते हैं, वैसे ही वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बड़ा सा मिस्टीरियस बॉक्स रखा था। अपने सामने एक अनजान और बड़े से मिस्टीरियस बॉक्स को देखकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये चमकता हुआ बॉक्स क्या हो सकता है। लेकिन फिर तभी उनकी मुलाकात वहीं पर एक्सेस से होती है, जो कि उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है। बैटमैन और कैप्टन से बात करने के बाद एक्सेस ये सोचता है कि जो कमाल की पावर्स उसे इस बॉक्स से मिली है, वो इन पावर्स को यूज करके इन सभी कैरेक्टर्स को इनके यूनिवर्स में वापस भेज सकता है। और इसीलिए ये सोचकर एक्सेस कैप्टन अमेरिका और बैटमैन को टच करता है और अपनी पावर्स को यूज करता है और इन दोनों के यूनिवर्स को अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि एक्सेस को अपनी पावर्स कुछ टाइम पहले ही मिली होती है और इसी वजह से उसका अपनी पावर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता, जिस वजह से जब वो अपनी पावर्स को यूज करता है तब वो दोनों यूनिवर्सेस को अलग करने की बजाय मार्वल और डीसी दोनों यूनिवर्सेस को एक साथ मर्ज कर देता है, जिस वजह से मार्वल और डीसी के सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक बिल्कुल ही नए कैरेक्टर को जन्म देते हैं। और इस नए यूनिवर्स को कॉमिक बुक्स के अंदर नाम दिया जाता है अमलगम यूनिवर्स, और इसी अमलगम यूनिवर्स के कैरेक्टर्स कहलाते हैं अमलगम कैरेक्टर्स। इस नई दुनिया के अंदर सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल ही नए होते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन मिलकर बनते हैं सुपर सोल्जर, वुल्वरीन और बैटमैन मिलकर बनते हैं डार्क क्लॉ,
स्पाइडरमैन और सुपर बॉय मिलकर बनते हैं स्पाइडर बॉय, डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट एक साथ मिलकर बनते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज फेट, डूम्सडे और डॉक्टर डूम मिलकर बनते हैं डॉक्टर डूम्सडे, डार्कसाइड और थैनोस मिलकर बनते हैं थैनोस साइड, और इसी तरह से बाकी सारे नए कैरेक्टर्स भी सामने आते हैं। अब ये जितने भी अमलगम कैरेक्टर्स हैं, इन सभी की ओरिजिन को लेकर अलग अलग कॉमिक्स पब्लिश हुई हैं, जिनके अंदर इन नए कैरेक्टर्स की स्टोरी को बताया गया है। पर इन सभी कैरेक्टर्स की ओरिजिन मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज के मेन कंटिन्यूटी का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से हमने इन सभी की ओरिजिन स्टोरी को इस कॉमिक के अंदर कवर नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोग इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ज्यादा लोगों ने किसी कैरेक्टर के ऊपर कमेंट किया तो हम उस कैरेक्टर की ओरिजिन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। वैसे वीडियोस एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर भी आ सकती है, डिपेंड इस पर करता है कि आप कौन कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अब आइए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अमलगम यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद इस नए यूनिवर्स के अंदर सारे इवेंट्स भी बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि इस नए यूनिवर्स का डार्क क्लो, जो कि मिलकर बना है वुल्वरीन और बैटमैन से, वो भागते हुए पीछा कर रहा होता है हाइना का। हाइना कैरेक्टर मिलकर बना है जोकर और सेबरटूथ से, वही सेबरटूथ जो कि विलन है वुल्वरीन का। हाइना को रोकने के लिए डार्क क्लो अपने सूट से एक बॉम्ब निकालकर सीधा हाइना के ऊपर फेंकता है, पर हाइना उस बॉम्ब को धकेल देता है और उसे खुद से दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो बॉम्ब सीधा पहुंच जाता है आम लोगों के पास। और उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से किसी को नुकसान होता कि उससे पहले ही उस जगह पर सुपर सोल्जर आ जाता है, जो कि मिलकर बना है सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका से। और फिर इसके बाद सुपर सोल्जर और डार्क क्लो दोनों ही मिलकर हाइना का पीछा करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ डीप स्पेस के अंदर हम देखते हैं डीसी के द स्पेक्टर और मार्वल के द लिविंग ट्राइब्यूनल को, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने अपने यूनिवर्सेस को अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इन सारी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। पर सब कुछ ठीक करने के लिए इन दोनों की कंबाइंड पावर्स भी प्रॉपर नहीं थी और इन दोनों को यहाँ पर और ज्यादा पावर्स की जरूरत थी, पर ये कमी एक्सेस पूरी कर सकता था। यहीं पर हम ये देखते हैं कि एक्सेस अचानक से टेलीपोर्ट होकर सीधा स्पेक्टर और लिविंग ट्राइब्यूनल के सामने आता है और वो उन दोनों को देखकर ये समझ जाता है कि स्पेक्टर और लिविंग ट्राइब्यूनल भी अपनी सारी पावर्स लगाकर दोनों यूनिवर्सेस को अलग करने में लगे हैं। और फिर वो भी ये फैसला करता है कि उसे भी ये करने में उनका साथ देना चाहिए और इसीलिए एक्सेस वहाँ से गायब होकर सीधा मैनहट्टन शहर के अंदर उसी मिस्टीरियस बॉक्स के सामने आ जाता है। इधर सुपर सोल्जर और डार्क क्लो हाइना का पीछा करते हुए सीधा उसी बॉक्स के पास पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर जैसे एक्सेस उन तीनों को अपने सामने देखता है वैसे ही वो हाइना को वहाँ से गायब कर देता है। पर ये देखकर सुपर सोल्जर और डार्क क्लो एक्सेस से पूछते हैं कि उसने हाइना को कहाँ पर गायब कर दिया है, लेकिन एक्सेस बिना उनकी बातों का जवाब दिए ही उन दोनों को पकड़ लेता है और अपनी सारी पावर्स को यूज करके उन दोनों के यूनिवर्सेस को अलग करने की कोशिश करता है, जिसके बाद एक्सेस भी अपनी पूरी पावर्स को यूज करते हुए दोनों यूनिवर्सेस को अलग करता है। और दूसरी तरफ डीप स्पेस के अंदर भी लिविंग ट्राइब्यूनल और द स्पेक्टर यूनिवर्सेस को अलग करने में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, जिसके बाद इन सब की कोशिशों के बाद मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस एक बार फिर से अलग हो जाते हैं और जितने भी कैरेक्टर्स आपस में मर्ज हो चुके थे वो भी एक बार फिर से अलग हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों यूनिवर्सेस के ऊपर खतरा अभी भी पहले जितना ही था, क्योंकि मार्वल और डीसी के वो दोनों सेलेस्टियल गॉड्स अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। एक बार दोनों ही दुनियाओं को अलग करने के बाद एक्सेस के सामने कैप्टन अमेरिका और बैटमैन खड़े होते हैं और अपने सामने इन दोनों को देखकर एक्सेस उन दोनों को सारी बातें बताता है और वो उन दोनों को ये भी समझाता है कि ये सब उन दोनों के यूनिवर्सेस के सेलेस्टियल गॉड्स कर रहे हैं। और फिर ये सारी बातें जानकर कैप्टन अमेरिका और बैटमैन एक साथ मिलकर उन गॉड्स को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर लिविंग ट्राइब्यूनल और द स्पेक्टर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और किसी भी तरह से उन दोनों गॉड्स की फाइट को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्वल और डीसी के गॉड्स की लड़ाई अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और इस लड़ाई को रोकने का इन दोनों में से किसी का भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन इस बार इनकी लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि इनके फाइट करने की वजह से मार्वल और डीसी दोनों के यूनिवर्स अब खतरे में आ चुके थे और धीरे धीरे करके उनमें तबाही मचने लगी थी। ऐसा मानो जैसे कि उनकी रियलिटी शटर हो रही है और इसीलिए ये सब देखकर द स्पेक्टर और लिविंग ट्राइब्यूनल ये समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ भी करके किसी भी हालत में इन दोनों गॉड्स की लड़ाई को रोकना ही होगा। लेकिन इधर नीचे हीरोज और विलन्स की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज एक साथ मिलकर विलन्स का सामना कर रहे होते हैं, जैसे कि हल्क जिन विलन से फाइट कर रहा होता है उस फाइट में उसकी मदद करने सुपरमैन आता है, किंग पिन को हराने में स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए सुपर बॉय आता है और रॉबिन जाकर मिलता है जुबिली वैंस क्वार्टर से और इसी तरह से बहुत सारी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि थैनोस का सामना लोबो कर रहा होता है, पर थैनोस लोबो को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन फिर तुरंत बाद ही यहाँ पर वुल्वरीन आता है और वो थैनोस को रोकने की कोशिश करता है। यहीं पर इन दोनों से फाइट करते हुए थैनोस उन दोनों से कहता है, कीड़ों तुम मुझसे लड़ने लायक नहीं हो, मुझे उससे लड़ना है जो मुझसे लड़ने लायक है, मुझे डार्क साइड से लड़ना है, भेजो उसे। इसके अगले पल वहाँ पर एंट्री होती है डार्क साइड की, जो कि वहाँ पर आते ही थैनोस का नाम जोर से चिल्लाता है और उसे खुद से लड़ने के लिए कहता है। यहाँ पर थैनोस और डार्कसाइड को एक साथ देखकर मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरोज वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और थैनोस और डार्कसाइड से फाइट करने लगते हैं। इन्हीं सारे सुपर हीरोज में होते हैं थॉर, शेज़ैम, वंडर वुमन, स्टॉर्म, सिल्वर सर्फर और ग्रीन लैंटर्न। इसी लड़ाई के अंदर डार्कसाइड थॉर के ऊपर अपनी ओमेगा बीम से फायर करता है, जिस वजह से थॉर नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से उसका हैमर छूट जाता है।
और वो हैमर सीधा पहुंच जाता है वंडर वुमन के पास। अपने पास वो हैमर देखकर वंडर वुमन सीधा उस हैमर को उठा लेती है, पर वो उस हैमर को थॉर को लौटा देती है। पर वंडर वुमन को इस तरह से अपना हैमर उठाते हुए देखकर थॉर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद उन सभी कैरेक्टर्स को वहां पर भूकंप जैसा एहसास होता है और वो सभी देखते हैं कि उनके ऊपर का आसमान पूरी तरह से लाल हो रहा है और ये सारा असर है उन दोनों गॉड्स की फाइट का, जो कि अगर अब भी नहीं रुकी तो उनकी लड़ाई की वजह से मार्वल और डीसी दोनों की दुनियाएं बर्बाद हो जाएंगी। नीचे खड़े सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स ये जान जाते हैं कि अब उनकी दुनियाओं को बचाने के लिए इन दोनों गॉड्स की फाइट का रुकना बहुत जरूरी है। लेकिन डीप स्पेस के अंदर लिविंग ट्रेवलर और स्पेक्टर अपनी सारी पावर्स को मिलाकर भी उन दोनों गॉड्स की फाइट को नहीं रोक पा रहे थे। ये सारी तबाही मैनहट्टन शहर के अंदर कैप्टन अमेरिका और बैटमैन भी देखते हैं और ये सब देखने के बाद कैप्टन एक्सेस से कहते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में उन दोनों गॉड्स की लड़ाई को रोकना ही होगा और ऐसा करने के लिए वो दोनों एक्सेस से कहते हैं कि एक्सेस उन्हें उन दोनों गॉड्स के सामने टेलीपोर्ट कर दें। जिसके बाद एक्सेस उन दोनों का हाथ पकड़ता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए बैटमैन और कैप्टन अमेरिका को उन दोनों सेलेस्टियल गॉड्स के सामने पेश कर देता है। पर अपने सामने इतने बड़े गॉड्स को लड़ता हुआ देखकर बैटमैन और कैप्टन अमेरिका दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इधर अर्थ के अंदर सारे के सारे सुपर हीरोज इस तबाही को देखकर प्रार्थना करने लगते हैं कि किसी भी तरह से ये लड़ाई रुक जाए और उनकी दुनियाएं डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। पर इधर इन दोनों गॉड्स की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब सभी को ऐसा लग रहा था कि अब ये उनका अंत है, क्योंकि इतने पावरफुल गॉड्स की लड़ाई को रोकना उनमें से किसी के बस की बात नहीं थी और इसीलिए सुपर विलन्स ये सब देखकर खुश हो रहे थे और सारे सुपर हीरोज दुखी होकर इस बर्बादी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब सारे सुपर हीरोज अपनी उम्मीद खो चुके थे तभी कुछ ऐसा होता है जैसा होने की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। उन दोनों गॉड्स की लड़ाई के बीच उनमें से एक गॉड का ध्यान नीचे खड़े बैटमैन के ऊपर जाता है और बैटमैन को देखकर वो उसके पूरे पास्ट को जान जाता है। वो गॉड ये देखता है कि बैटमैन जब एक छोटा सा बच्चा था तब उसी के सामने किसी ने उसके माता पिता को जान से मार दिया और उसके मन में बैट्स का डर बैठ गया। लेकिन बैटमैन ने कभी हार नहीं मानी और फिर इसीलिए उसने न सिर्फ अपने सबसे बड़े डर को काबू किया बल्कि इसके साथ ही वो एक ऐसा सुपर हीरो बना जिसने हमेशा मासूम लोगों की मदद की और जो भी बैटमैन के साथ हुआ था वो बैटमैन ने किसी और के साथ नहीं होने दिया और अब तक वो अपनी टीम के साथ मिलकर अपनी पूरी दुनिया को कई बार बचा चुका है। तभी उन दोनों में से दूसरे गॉड का ध्यान जाता है कैप्टन अमेरिका के ऊपर और वो कैप्टन अमेरिका के बारे में सब कुछ जानता है। वो गॉड देखता है कि कैसे कैप्टन अमेरिका पहले एक कमजोर और दुबला पतला सा इंसान था जिसके अंदर कोई फिजिकल पावर्स नहीं थी, पर कैप्टन अमेरिका एक सच्चा इंसान था। उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, वो बुराई के खिलाफ खड़ा होता था, मासूम लोगों की हिफाजत करने की कोशिश करता था, कभी भी हार नहीं मानता था और अपनी जान दांव पर लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। और फिर इसीलिए जब आगे चलकर उसे सुपर सोल्जर की पावर्स मिली तब उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ भले काम के लिए किया और अपनी पूरी टीम को लीड करते हुए दुनिया की हिफाजत की और अपनी दुनिया का रक्षक बना। बैटमैन और कैप्टन अमेरिका के बारे में जानने के बाद उन दोनों ही गॉड्स को ये रियलाइज होता है कि अगर इन दोनों जैसे मामूली इंसान जो कि हमारी तुलना में कुछ भी नहीं है वो अगर शांति से एक साथ मिलकर दुनिया की भलाई के लिए जी सकते हैं तो फिर ये काम हम क्यों नहीं कर सकते। हम गॉड्स हैं, हमारे पास बहुत पावर्स हैं और अगर हम चाहे तो अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल खुद से लड़ने की बजाय ब्रह्मांड की अच्छाई के लिए कर सकते हैं। और फिर ये सब सोचने के बाद वो दोनों गॉड्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर इसी तरह से वो दोनों गॉड्स अपनी लड़ाई को खत्म करते हैं और एक दूसरे के भाई बन जाते हैं। और फिर इन दोनों के ऐसा करते ही मार्वल और डीसी के सारे कैरेक्टर्स वापस से अपने अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं और उन दोनों का यूनिवर्स एक बार फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर एक्सेस भी मैनहट्टन शहर के अंदर एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो जाता है और फिर इसी तरह से यहीं पर ये पूरी कॉमिक सीरीज खत्म होती है। मैं आप सभी को फिर से ये चीज बता दूं कि इस पूरी कॉमिक सीरीज के अंदर हमने मार्वल और डीसी के जिन दो सेलेस्टियल गॉड्स को देखा है वो ना तो इससे पहले कभी कॉमिक्स में दिखे हैं और ना ही शायद इसके बाद कभी दिखेंगे। इनके अलावा जिस कैरेक्टर का नाम एक्सेस था वो भी सिर्फ इसी कॉमिक सीरीज में अपीयर हुआ था और उसके बारे में भी आगे पीछे कुछ नहीं बताया गया है। तो अब इस पूरी कॉमिक सीरीज को देखने के बाद आप लोग मुझे ये जरूर बताएं कि आप सबको ये कॉमिक कैसी लगी। तो दोस्तों यही थी कहानी मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज की। वैसे आपको इस पूरी कॉमिक सीरीज की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। और अगर आप लोग इसी तरह की और भी कमाल की कॉमिक बुक्स देखना चाहते हैं तो हमने कई सारी कमाल की कॉमिक बुक्स को एक्सप्लेन कर रखा है जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहे तो हमारे चैनल में जाकर भी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।